नाइन्थ विज्ञान के छात्रों, हमारा अध्याय नंबर 8 चल रहा है जिसका नाम है गति। अध्याय नंबर 8 गति। तो इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा है कि विरामावस्था क्या होती है, गतिमान अवस्था क्या होती है, एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले हमने पढ़ लिया इनके बारे में। आज हमारा टॉपिक जो है पढ़ने का वो है चाल तथा वेग में अंतर। आज का टॉपिक है हमारा चाल तथा वेग में अंतर। तो इन दोनों चीज़ों में हमने अंतर बताना है, चाल में और वेग में। वैसे तो दोनों, जैसे चाल और वेग होती है, दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोनों के मात्रक एक जैसे हैं, परंतु दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। तो क्या अंतर है वो हमने यहां पढ़ना है। चाल में और वेग में अंतर समझना है। तो देखो, चाल और वेग में अंतर समझने के लिए पहले हमें दूरी और विस्थापन में अंतर समझना पड़ेगा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, उसी प्रकार से चाल और वेग में अंतर हो जाता है। जैसे चाल की बात करें हम, तो चाल जो है वो इकाई समय में चली गई दूरी होती है। चाल इकाई समय में अर्थात एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। वेग को हम कहते हैं एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक का मतलब एक कह सकते हैं या इकाई कह सकते हैं हम। एक सेकंड में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो हम देख रहे हैं इस अंतर में कि चाल वाले में तो, या चाल की परिभाषा में तो आ रहा है दूरी, और वेग की परिभाषा में आ रहा है विस्थापन। बाकी सब एक जैसा लग रहा है परिभाषा, लेकिन चाल की परिभाषा में आ रहा है दूरी और वेग की परिभाषा में आ रहा है विस्थापन। तो इसी के अनुसार चाल का फॉर्मूला हो जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग का सूत्र हो जाता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो अब जिस प्रकार से दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, उसी प्रकार से चाल और वेग में अंतर हो जाएगा। चाल और वेग में अंतर हो जाएगा। जैसे आगे पढ़ रहे हैं हम, चाल का मान वेग के मान के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। चाल का मान जो हो सकता है वो वेग के मान के बराबर भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है, परंतु कभी भी चाल का मान वेग से कम नहीं हो सकता। किसी भी दशा में चाल का मान वेग से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता। इसलिए चाल का मान भी वेग के मान से किसी भी दशा में कम नहीं हो सकता। चाल का मान वेग के मान के बराबर हो सकता है, उससे अधिक हो सकता है, परंतु उससे कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम वेग में कह सकते हैं कि वेग का मान चाल के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, परंतु उससे अधिक नहीं हो सकता। यानी जो वेग का मान है वो किसी भी दशा में चाल से अधिक नहीं हो सकता। वेग का मान किसी भी दशा में चाल से अधिक नहीं हो सकता। वेग की जो वैल्यू है, जो वेग का मान आएगा, वो चाल के मान के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, परंतु उससे अधिक नहीं हो सकता। क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। विस्थापन का जो मान है वो दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है, परंतु कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए वेग का मान भी कभी भी चाल से अधिक नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है, चाल का मान धनात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है, परंतु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी चाल जो है उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, उसका मान शून्य भी हो सकता है, परंतु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब चाल कभी भी
माइनस की अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकती। उसका कारण भी यही है क्योंकि दूरी किसी भी दशा में ऋणात्मक नहीं होती। जब दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती तो चाल भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल धनात्मक होती है, शून्य भी हो सकती है। शून्य कब होती है? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, तो उसकी चाल क्या कहलाएगी? शून्य कहलाएगी। ठीक है, तो चाल का मान धनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, परंतु किसी भी कीमत पर ऋणात्मक नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि दूरी किसी भी कीमत पर या किसी भी दशा में ऋणात्मक नहीं हो सकती। वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसका कारण है क्योंकि विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है और विस्थापन हमारा शून्य भी हो सकता है। इसलिए वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, क्योंकि वेग बराबर जो होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। तो जैसे वेग हो जाएगा, अगर वेग जो, तो वेग जैसा होगा, कैसा होगा? जैसा विस्थापन होगा। अगर विस्थापन धनात्मक है तो वेग धनात्मक हो जाएगा, विस्थापन ऋणात्मक है तो वेग ऋणात्मक हो जाएगा, और विस्थापन शून्य है तो वेग भी शून्य हो जाएगा। आगे अंतर है, चाल अदिश राशि है। चाल जो है वो अदिश राशि होती है। इसका अर्थ हो गया कि चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। मतलब अगर हमें चाल का अध्ययन करना है तो केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की जरूरत या दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए चाल अदिश राशि होती है। वेग के बारे में कह सकते हैं कि वेग जो है वो सदिश राशि होता है। वेग सदिश राशि है, इसका मतलब है वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, अर्थात दोनों चीजें होती हैं। यानी वेग का अध्ययन करना है हमें, किसी गतिमान वस्तु के वेग का अध्ययन करना है तो उसके परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, अर्थात वह गाड़ी या वह वस्तु किस दिशा में गतिमान है, तो वह वेग हो जाता है। अगला अंतर है कि औसत चाल शून्य नहीं हो सकती। औसत चाल, अब हम औसत के बारे में पढ़ रहे हैं, औसत चाल के अंतर कर रहे हैं। औसत पहले चाल के लिए कर रहे थे, चाल और वेग में, इसी में हमने एक अंतर और है, औसत के लिए कर दिया। औसत चाल शून्य नहीं हो सकती किसी भी दिशा में या किसी भी दशा में, औसत चाल शून्य नहीं हो सकती। उसका कारण भी वही है, क्योंकि एक बार पहले बता दिया, जैसा अंतर दूरी और विस्थापन में, वही अंतर यहां का है कि किसी गतिमान वस्तु की चली गई कुल दूरी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि औसत चाल बराबर आता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो किसी गतिमान वस्तु की कुल दूरी शून्य नहीं हो सकती है, इसलिए औसत चाल भी शून्य नहीं हो सकती है। औसत वेग शून्य हो सकता है, औसत वेग शून्य हो सकता है। क्यों हो सकता है औसत वेग शून्य? क्योंकि किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो औसत वेग भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो औसत वेग शून्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाता है। और विस्थापन कब शून्य होता है? अगर कोई गतिमान वस्तु गति करती हुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए, अर्थात जहां से गति आरंभ करी थी, जिस बिंदु से गति हमने स्टार्ट करी थी, और अंत में वस्तु उसी बिंदु पर आ जाए, तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा और इस दशा में औसत वेग शून्य आ जाएगा। इस दशा में औसत वेग शून्य हो जाएगा। ठीक है, इनकी जैसे हम गति कर रहे हैं और घूम फिर के गति करते करते अपनी जगह पर आके जहां से हमने गति स्टार्ट करी थी, तो औसत वेग शून्य हो जाएगा। जैसे अगर पूरे हम एक वृत्ताकार चक्कर की बात करें, एक वृत्ताकार चक्कर तभी होता है वस्तु जहां से गति आरंभ करती है और घूमकर वहीं आ जाती है, तो एक पूरा चक्कर हो जाता है। तो एक चक्कर में औसत वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर विस्थापन शून्य हो गया। तो इस प्रकार ये चाल और वेग में अंतर पढ़ा हमने।